हेलो गाइस, मैं हूं अभिनव झा। अभी हम लोग यहां पर देखने के लिए जा रहे हैं कि अगर आपका फॉर्म 16 आपको मिला हुआ होगा तो कौन कौन से ऐसे डिडक्शन है जो आप क्लेम कर सकते हो। जी हां, उन डिडक्शंस का आप फायदा उठा सकते हो और अपने इनकम टैक्स का जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर सकते हो या फिर रिफंड क्लेम कर सकते हो। ये कंट्री के हित में होता है। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट का कहना ये है, इनकम टैक्स लॉ का कहना ये है कि अगर आप बोनाफाइड मैनर में पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो ओवरऑल कंट्री का भी फायदा होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी फायदा होता है और आपका भी फायदा होता है। इस टर्म को टैक्स प्लानिंग करके पुकारा गया है। टैक्स प्लानिंग के लिए जो सैलरीड पर्सन होते हैं, फॉर्म 16 जिनको मिलता है, वो लोग बहुत सारे डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जिसका डिडक्शन आपको क्लेम करना चाहिए और वो सारी चीजें आपको अपने इनकम में शो करना चाहिए। अगर आप इनकम में शो करते हो और उसका डिडक्शन भी क्लेम करते हो तो अल्टीमेटली आपको फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 6A के डिडक्शन के बारे में। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में एक चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6A। इसमें डिडक्शन की पूरी कहानी दी गई है। यहां पर जो कुछ भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं ये फाइनेंस एक्ट 2019 के हिसाब से बताने के लिए जा रहा हूं। यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के बीच में जो आपने इनकम कमाया होगा। ध्यान रहे, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के बीच में जो आपने इनकम कमाया होगा उसको बोला गया है प्रीवियस ईयर, उसको बोला गया है प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, तो इनकम टैक्स में जो साल होता है वो जनवरी से दिसंबर का नहीं चलता है, अप्रैल से मार्च तक का चलता है। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। अब ये प्रीवियस ईयर 1920, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हो। और ये जो इनकम आपने कमाया है इस प्रीवियस ईयर में उसका असेसमेंट होता है असेसमेंट ईयर 2021 में, यानी कि असेसमेंट सरकार बाद में करती है। इसीलिए आप फॉर्म 16 देखकर कंफ्यूज मत होना फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर या फिर असेसमेंट ईयर, इन सब शब्दों में। जहां तक हम लोग बात करते हैं डिडक्शन के बारे में तो आपकी नजर में एक सेक्शन जरूर होगा जिस सेक्शन के बारे में आपने कईयों बार सुना होगा, उसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 80C। 80C का डिडक्शन कॉमनली जो है वो आप लोग लेते हो। 80C के डिडक्शन के बारे में जब हम लोग विशेष बात यहां पर करते हैं तो 80C की सबसे खासियत होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंश्योरेंस में पैसा लगाते हैं और उसका डिडक्शन जो है यहां पर क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस में पैसा लगाने वाले यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से इंश्योरेंस पॉलिसी को आप लेते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो अगर बात करते हैं कि कोई भी पॉलिसी चलेगी, चाहे वो LIC का हो या किसी प्राइवेट कंपनी का हो, अगर आप खुद के नाम पर या अपने स्पाउस के नाम पर, स्पाउस मतलब पति हो तो पत्नी के नाम पर या पत्नी हो तो पति के नाम पर, खुद के नाम पर, स्पाउस के नाम पर, ये जो आपके चिल्ड्रन हैं उनके नाम पर अगर आप मिनिमम 2 साल की पॉलिसी लेते हो, कम से कम 2 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, तो उसका आपको डिडक्शन मिलता है। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड में आप पैसे जमा करते हो तो उसका डिडक्शन मिलता है। जहां तक हम लोग बात करते हैं कि LIC या कोई भी कंपनी का, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का जो अप्रूव्ड हो उसका आपने एन्युटी प्लान लिया है तो भी आपको डिडक्शन मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और या फिर नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा जमा करने पर भी आपको डिडक्शन मिलता है। जो सुकन्या समृद्धि स्कीम होता है उसमें भी पैसा जो लगाते हो उसका भी डिडक्शन मिलता है। जहां तक बात करते हैं कि बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जिसमें पैसा लगाने से डिडक्शन मिलता है, काफी लंबी चौड़ी कहानी है। तो जो कॉमन है उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करी हम लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। जी हाँ, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप LIC का लेते हो या किसी प्राइवेट कंपनी का लेते हो चलेगा, लेकिन 2 साल का कम से कम इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। दूसरा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट। जी हां, आप FD करवाते हो किसी शेड्यूल बैंक के साथ या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ, तभी भी आपको जो है उसका डिडक्शन मिलता है। लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट छोटा नहीं, कम से कम 5 इयर्स का होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का बोलकर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है तो उसका डिडक्शन मिलता है। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं कि हाउसिंग लोन। जी हां, 80C में 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। 1,50,000 तक का जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है उसमें से माइनस हो सकता है। ठीक है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिल सकता है। अब यहां पर इसकी लिमिट है हाउसिंग लोन, और खासियत यह है कि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट नहीं, यहां पर हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं। जी हां, अगर आपने कम से कम 5 सालों का हाउसिंग लोन लेकर रखा हुआ है, ठीक है, घर को बनाने के लिए या फिर आप परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और आप उसका इंस्टॉलमेंट देते हो, तो इंस्टॉलमेंट का जो इंस्टॉलमेंट जो आप देते हो
उसमें जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले रखा है घर के लिए, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि ये जो डिडक्शन मिलेगा ये आपका कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तभी भी मिलेगा, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मिलेगा, आफ्टर कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन का नहीं है। यानी कि आप अगर घर परचेज करते हो तब तो परचेज करने के लिए आपने लोन ले रखा था, तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। ये 1.5 लाख की सीमा में ये सारे कवर करते हैं। अब जहां तक बात करते हैं कि ट्यूशन फीस के बारे में, जो ट्यूशन फीस है जो मैक्सिमम 2 बच्चों का मिल सकता है, ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 बच्चों का मिल सकता है। अभी यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूं कि अगर ट्यूशन फीस की जब हम लोग बात करते हैं तो ट्यूशन फीस कौन क्लेम कर सकता है, तो आपको पता है कि हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो 2 बच्चों तक का हस्बैंड को भी और 2 बच्चों तक का वाइफ को भी अलाउड है, यानी कि टोटल 4 बच्चों तक का अलाउड है, ठीक है। ये छोटी छोटी बारीक जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। तो ट्यूशन फीस का डिडक्शन केवल मिलेगा, जी हां, ट्यूशन फीस, लेकिन स्कूल वाले, कॉलेज वाले जो आपसे डेवलपमेंट फीस, डोनेशन या फिर अदर नाम से जो चार्जेस लेते हैं ना, उसका डिडक्शन यहां पर नहीं मिलता है, तो केवल ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन डिडक्शन हो गए। अब आप बात करोगे कि हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के बारे में, जी हां, इंटरेस्ट पर भी डिडक्शन मिलता है, और इंटरेस्ट पर तो कभी भी डिडक्शन मिलता है, परचेज करो, कंस्ट्रक्ट करो, प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 2 लाख तक का, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 24 में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने रिसेंटली परचेज किया है तो 1.5 लाख का आप और एडिशनल इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो, यानी कि सरकार 3.5 लाख तक लगभग जो है वो डिडक्शन देती है। किस चीज पर? हाउस लोन की इंटरेस्ट पर, ब्याज पर डिडक्शन देती है। लेकिन जो दूसरे डिडक्शन की बात मैं कर रहा हूं, ये 2 लाख के ऊपर का, वो कहां पर बात कर रहा हूं, वो 80EEA करके एक सेक्शन है, उसकी बात कर रहा हूं। उसके लिए कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर 1920 में ही आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए, प्रीवियस ईयर 1920 के लोन सैंक्शन वाले के लिए, और 45 लाख तक के स्टाम्प वैल्यू के लिए ही वो डिडक्शन है, जिसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको यहां पर बताऊंगा। फिलहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम लोग यहां पर किस चीज के बारे में, तो न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। जी हां, अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में पैसा जमा करते हो, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम भारत सरकार का जो स्कीम है उसमें अगर आप पैसा जमा करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अब ये कितना डिडक्शन मिलेगा, तो एक्चुअल जितना आप पैसा जमा करते हो वो, या फिर 10% ऑफ सैलरी। अगर आप सरकारी इंप्लॉय हो, गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, तो वहां पर ये रेट है 14% का, ठीक है। अगर नॉन गवर्नमेंट हो तो फिर 10% का। सैलरी का मतलब यहां पर बेसिक होता है प्लस डियरनेस अलाउंस होता है, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस होता है, ठीक है। तो ये 10% या फिर 1.5 लाख, तीनों में जो भी कम है, विच एवर इज लोअर, उसका डिडक्शन आपको मिलता है। सेम अमाउंट अगर आपका एम्प्लॉयर इतना पैसा, जितना पैसा आप इस स्कीम में जमा करते हो ना, एम्प्लॉयर भी आपका सेम इतना ही अमाउंट डिडक्शन, उसको इतना ही पैसा जमा करता है। तो लेकिन एम्प्लॉयर का जो पैसा जमा किया जाएगा उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा डिडक्शन, जरा उसकी बात हम लोग करते हैं। तो वो एक्चुअल या फिर 10% ऑफ सैलरी, यानी कि बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस सेक्शन के तहत आप यहां पर 10% ऑफ सैलरी और 1.5 लाख और एक्चुअल, ठीक है। लेकिन ये बात, जो ये वाला जो लिमिट है, जो एम्प्लॉयर का आप डिडक्शन लेते हो, वो सब्जेक्ट टू 1.5 लाख का लिमिट होता है। कौन सा वाला? 80C वाला। 80C में आपने देखा था कि 1.5 लाख तक का आता है, तो वो 1.5 लाख का कम हो रहा है। अगर 1.5 लाख से कम आपका डिडक्शन हो रहा है तो फिर यहां पर आप क्लेम कर सकते हो। थोड़ा पेचीदा आपको लग रहा होगा, पर धीरे धीरे वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर साल आपको ये सारे डिडक्शंस क्लेम करने होंगे। हर साल आपको सैलरी मिलेगी, फॉर्म 16 मिलेगा, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी आपके जो टैक्स, जिससे भी आपने रिटर्न फाइल करवाया होगा या खुद भी करते होगे, तो ये सारे डिडक्शन लेना थोड़ा टाइम जरूर ले रहा हूं मैं, लेकिन काफी डिटेल में यहां पर चर्चा कर रहा हूं। जहां तक बात करते हैं कि ये 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है, जी हां, 80CCD में का सबसेक्शन 1B करके एक होता है, उसमें बोलता है न्यू पेंशन स्कीम का एडिशनल डिडक्शन यहां पर मिलता है। अब आते हैं हमारी कहानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की तरफ। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? 80D, डी फॉर डॉक्टर। तो 80C के अलावा 80D में आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, उसका प्रीमियम पे करते हो तो उसका डिडक्शन मिलता है, ठीक है।
आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो किस चीज पे मिलेगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं उसका डिडक्शन मिलेगा और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर डिडक्शन मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा वो डिपेंड करता है कि किसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो। जहां तक बात करते हैं कि आपके खुद पर, यानी कि हिमसेल्फ को यहां पर मैं एच लिख रहा हूं, आपके खुद पर या फिर आपके स्पाउस पर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, ठीक है। तो अगर आपका एज अगर 60 से कम है, लेस देन 60 है, ये 60 साल आप कब देखोगे, तो आप 60 साल देखोगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी टाइम। अगर आपका हैप्पी बर्थडे है और आप 60 साल के हो गए हो तो ये आप 60 इयर्स के बेनिफिट को ले सकते हो इनकम टैक्स की नजर में, ठीक है। ठीक है, तो 60 साल से कम वालों के लिए ये डिडक्शन की सीमा है और 60 साल से अधिक वालों के लिए, 60 और मोर वालों के लिए, तो आपके फैमिली में कोई 60 साल का है या उससे ज्यादा है तो उसके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेकर आप उसका फायदा उठा सकते हो। जहां तक बात करते हैं कि खुद पर, स्पाउस पर और चिल्ड्रन पर, उसके अलावा बोला गया है पेरेंट्स पर, यानी कि अपने मम्मी पापा के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हो तो 25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। खुद पर लेते हो या स्पाउस या चिल्ड्रन पर तो भी 25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपके मम्मी पापा सीनियर सिटीजन है, 60 और मोर के हैं, तो फिर आपको एडिशनल 25,000 का मिलेगा, यानी कि टोटल 50,000 का मिलेगा, ठीक है। तो ये 50,000 का मिलेगा, मतलब एडिशनल 25,000। 25,000 जो है आपका खुद का मिलेगा, 25,000 मदर फादर का मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर यहां पर दोनों मिलाकर क्या होता है कि खुद का और पेरेंट्स का मिलाकर आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है 80D में, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो ये 25,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपकी फैमिली में आप सीनियर सिटीजन नहीं हो लेकिन आपके मदर फादर सीनियर सिटीजन है तो ये वाला 25,000 मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन बोलकर ये वाला 50,000 आपको मिलेगा, यानी कि 80D में आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देकर 75,000 का फायदा उठाओगे, ठीक है। मतलब यहां पर यही बात होती है कि जनरली क्या होता है, जनरल कंसेप्ट है कि 25,000 हिमसेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और 25,000 पेरेंट्स के लिए, लेकिन जो भी आपका सीनियर सिटीजन है उसके लिए एक्स्ट्रा 25,000 मिलता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका 80D का। यहां पर जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ये खर्चा आप कैश में भी कर सकते हो, बाकी खर्चे आपको चेक के थ्रू या फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिसमें अभी भीम पे, यूपीआई, पेटीएम सबको कवर कर लिया गया है, स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का इंटरनल लिमिट है 5,000 का, ये खर्चा आप कैश में भी कर सकते हो और ये खर्चा इंक्लूसिव है इस 25,000 में। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेके रखा है 25,000 का, ठीक है। 25,000 साल में आप देते हो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर और 5,000 का आपने कैश में अपना हेल्थ चेकअप करवाया है, तो 25 प्लस 5 नहीं है, उसी 25,000 में इंक्लूसिव है वो 5,000, यानी कि कुल मिलाकर आपको 25 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये 80D की पूरी कहानी बनती है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं 80DD के बारे में, 80DD आपको क्या बोलता है, ये बोलता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो डिसेबिलिटी वाले पर्सन को, डिसेबिलिटी अगर है तो उस सिचुएशन में, तो यहां पर बात करते हैं कि आपका मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होगा या तो उसको नॉर्मल डिसेबिलिटी बोलेंगे, लेकिन अगर मिनिमम 80% डिसेबल है तो आप उसको सीवियर डिसेबिलिटी बोलोगे। तो सीवियर है या फिर आपका नॉर्मल है, डिसेबिलिटी केवल है तो 75,000 तक का उसका ट्रीटमेंट करवाओगे तो डिडक्शन मिलता है। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है यानी कि डिसेबिलिटी 80% और मोर है, 80% और मोर है तो 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलता है मेडिकल एक्सपेंडिचर करने पर। यह डिडक्शन किसके किसके लिए मिलता है, तो आपके हिमसेल्फ के लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मिलता है, साथ में पेरेंट्स के लिए मिलता है, पेरेंट्स के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये 80DD का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। 80U में एक और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिसेबल पर्सन को 80U में भी डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये 80U केवल खुद के लिए है, हिमसेल्फ के लिए है। अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ही 80U का फायदा मिलेगा। 80U में अगर डिडक्शन क्लेम करते हो तो 80DD में नहीं मिलेगा, या तो यहां मिलेगा या वहां मिलेगा, ये कहानी है। अब जहां तक बात करते हैं क्योंकि डिसेबिलिटी है नॉर्मल तो 75,000 का और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कहने का मतलब कि एक्चुअल में आप कितना भी खर्चा
अगर उससे फर्क नहीं पड़ता है, फ्लैट आपको 75,000 और सीवियर है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा, यानी कि फ्लैट मिल जाएगा। एक्चुअल कम होगा तो ऐसा नहीं कि एक्चुअल और ये लिमिट विच एवर इज लोअर, यहां पर ये कंसेप्ट नहीं है 80DD में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, अब हम लोग बात करते हैं 80DDB की, यानी कि यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जो 80DDB का मतलब क्या होता है, ये एकदम मरने वाली बीमारी, ड्रास्टिक डेडली बीमारी। ठीक है, ड्रास्टिक डेडली बीमारी DDB इसको बोल सकते हो आप, ड्रास्टिक बीमारी है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि आपके हिमसेल्फ चिल्ड्रन या हिमसेल्फ स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, नहीं तो पेरेंट्स, इसके अलावा ब्रदर सिस्टर को भी कवर कर लिया है। जी हाँ, आपके भाई बहन को भी कवर कर लिया गया है। आप जो भी इनकम कमा रहे हो, आपके भाई बहन भी यहां पर कवर हो जाते हैं। यहां पर क्या बोला गया है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो स्पेसिफाइड डिजीज का, डिजीज बताया गया, जो भी एलिमेंट है या डिजीज है वो स्पेसिफाई किया गया है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि अगर किसी का डिजीज है उस पर आप खर्चा करते हो तो वो कवर है कि नहीं, वो रूल नंबर 11DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आप गूगल करके जो है वो देख सकते हो। इसका डिडक्शन मिलेगा, इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। ये बोलता है कि आपका डिडक्शन कितना मिलेगा, तो यहां पर बोला गया है कि ये डिडक्शन जो है वो मैक्सिमम 40,000 का मिलेगा। जनरल केस में मैक्सिमम 40,000 का मिलेगा और एक्चुअल विचएवर इज लोअर, यहां पर 40,000 और एक्चुअल लोअर है। और सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 1 लाख की बताई गई, 1 लाख और एक्चुअल विचएवर इज लोअर, 1 लाख और एक्चुअल विचएवर इज लोअर का यहां पर डिडक्शन मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। अब जहां तक बात करते हैं अगले सेक्शन के बारे में, मैंने आपको बोला था हाउस प्रॉपर्टी का जो आप लोन लेते हो उस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। पहला इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है आपके सेक्शन 24 में। यहां पर बोला गया कि 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है, 2 लाख तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। किस चीज पर? तो इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट आप किस चीज का दे रहे हो? हाउसिंग लोन का दे रहे हो। हाउसिंग लोन आपने लिया था उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। अब यहां पर कहानी आगे बढ़ती है कि क्या इस 2 लाख के अलावा किसी इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल सकता है? जी हां, यही बात यहां पर बताई गई है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपने जो है वो लोन ले रखा है हाउस खरीदने के लिए और उसको लोन का आप इंटरेस्ट चुकाते हो तो उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आपने लोन किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है। लोन का सैंक्शन आपका 1920 में हुआ है। जी हां, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच सैंक्शन हुआ है, तभी ये रिडक्शन मिलेगा आपको 80 EEA का। स्टाम्प वैल्यू जो है आपके जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी स्टाम्प वैल्यू मैक्सिमम 45 लाख की होनी चाहिए। और यहां पर बात करते हैं, एक कंडीशन और डाल दिया गया है कि ये आपका पहला घर होना चाहिए, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला गया कि नो डबल डिडक्शन, यानी कि ये बोला कि 2 लाख तक, मैंने आपको अभी क्या बोला कि 2 लाख के ओवर एंड अबव आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि 2 लाख का डिडक्शन 2 ही लाख तक का आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो 2 लाख का डिडक्शन सेक्शन 24 में भी ले लिया और 2 लाख का यहां भी ले लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, 3.5 लाख अगर आप पे करते हो, 2 लाख से ऊपर का कुछ पे करते हो तो यहां डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी हम लोगों ने जानी। अब जहां तक बात करते हैं कि ये बात आगे बढ़ती है, अब आती है 80 EEB के तरफ। यहां पर बोलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। जी हां, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का जो हेड होता है उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदोगे तो चलेगा। ठीक है, बिजनेस हेड में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस हेड में डिडक्शन ले लोगे। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हो और सरकार प्रमोट करना चाहती है कि बिना पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी को, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदते हो लोन लेकर, तो सरकार ने आपको यहां पर फायदा दिया है। जी हां, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदते हो लोन लेकर, अगर आपने लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा, बशर्ते कि लोन आपने इन डेट की सीमा के अंतर्गत लिया हो, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023। तो सोच क्या रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान करो और उस पर उसको लोन लेके खरीदो और उसका डिडक्शन का फायदा उठाओ। ठीक है, इससे आपके पास गाड़ी भी हो जाएगी, उसका डिडक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं 80G का डिडक्शन। तो बहुत चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं जो आपको बोलते हैं कि हमारे पास 80G का सर्टिफिकेट है, आप प्लीज हमें कुछ पैसा डिडक्शन दे दो, ये बात बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आपका जो कोविड-19 का डिडक्शन है, जो कोविड-19 के दौरान आपने पीएम केयर में कुछ पैसा डाला होगा
तो उसका भी डिडक्शन यहां पर मिलता है, उसका भी डिडक्शन यहां पर मिलता है। जो सरकारी संस्थाएं होती हैं बिना क्वालिफाइंग लिमिट का डिडक्शन मिलता है। दो प्रकार का डिडक्शन, एक 100% और दूसरा 50%। लेकिन मैं आपके काम की बात आपको बताता हूं, यहां पर मैं जो सरकारी योजनाएं हैं विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में वो कवर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, तो ये जो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में 100% आपने जो कोविड-19 के लिए पीएम केयर में पैसा डाला होगा उसका रिडक्शन मिलेगा। 50% है ये नेहरू वगैरह का, सबका नाम लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू योजना, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी योजना, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, एक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वाला है, प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड करके है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। बस इतना ही है कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आप डालते हो उसका रिडक्शन 80G के तहत मिलता है, ये आपको जानना है। लेकिन मान लीजिए मेरा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, आप उसमें कुछ पैसे डिडक्शन देते हो और मेरे पास 80G का सर्टिफिकेट है, 12AA का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, मतलब मैं एक चैरिटेबल संस्था हूं और आपसे मैं पैसे लेता हूं और आप मुझको डोनेशन देते हो, तो मुझे आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? तो आपको 50% डिडक्शन मिलेगा। जी हां, आपको 50% डिडक्शन मिलेगा। यहां पर भी दो कैटेगरी होती है, 100% वाली और 50% वाली। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि जो डोनेशन देने के लिए आप जा रहे हो उसमें 50% डोनेशन केवल मिलता है, बाकी 100% है फैमिली प्लानिंग वगैरह के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं, उन सबको गरीबों के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं उन सब केसेस में बोला गया है कि आपका 100% मिलेगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस है, इसीलिए मान के चलो कि 80G का सर्टिफिकेट जिसके पास है, आप डोनेशन देते हो तो जितना डोनेट कर रहे हो ना 50% ही उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। एक सेक्शन के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, इसके बाद सेक्शन आता है 80GG रेंट पेड का डिडक्शन। जी हां, अगर आप HRA क्लेम नहीं करते हो, आपका हाउस रेंट अलाउंस आप क्लेम नहीं करते हो, तभी ये आपको रेंट पेड का डिडक्शन मिलता है। दूसरी बात कि खुद का घर नहीं है आपके पास तो ही ये डिडक्शन आपको मिलता है, ओन हाउस नहीं है तो ही ये डिडक्शन आपको मिलता है। यहां पर बात करते हैं कि आपको कितना पैसे का यहां पर डिडक्शन मिलता है। तो बोला गया जो भी आप रेंट पे करते हो उसमें से 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, जो आपका टोटल इनकम है, जी हां, सारे हेड का जो आपका इनकम है उसके अलावा जो है जितने भी कुछ स्पेसिफिक इनकम होते हैं उसको माइनस करके चैप्टर 6A का जो भी डिडक्शन होता है, ठीक है, उसको भी माइनस करके एक्सेप्ट ये जीजी वाला, ठीक है, ये एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है। ये एक्सपर्ट लोग ही कैलकुलेट करते हैं। अब जहां तक बात करते हैं या फिर 25% ऑफ एडिशनल टोटल इनकम या फिर 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ यानी कि पिछले साल आपने 12 महीने अगर घर रेंट पे ले रखा होगा तो 60,000 रुपया मैक्सिमम, 12 60,000 रुपीज मैक्सिमम। तो ये तीनों में जो भी आपका लोअर होता है उसका डिडक्शन मिलता है रेंट के नाम पर। 80GG का रेंट के नाम पर वो तीनों में जो लोअर होगा उसका डिडक्शन आपको मिलता है। जहां तक हम लोग बात करते हैं 80GGA के बारे में, 80GGA क्या बोलता है कि अगर कोई संस्था साइंटिफिक रिसर्च करती है या रूरल डेवलपमेंट का काम करती है, ठीक है, जो कि सेक्शन 35 में इनकम टैक्स ने अलग से बताया हुआ है, तो अगर आप उसको पैसा डोनेट करते हो साइंटिफिक रिसर्च वाले को तो उस सिचुएशन में आपको डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा आप उसको डोनेट कर रहे हो तो स्पेसिफाइड मोड में ही केवल करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही करना है आपको, जिसमें आपका अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम हो गया और भीम यूपीआई, ठीक है, ये सारी चीजें कवर कर गई, ठीक है। तो यहां पर 10,000 तक का आप डिडक्शन ले सकते हो कैश डोनेशन दिखा के, ठीक है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं 80GGB और GGC के बारे में, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देते हो तो आप ये GGC के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देते हो तो 100% पूरे पैसे का आप डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन यहां पर कैश नहीं दोगे आप, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैश दे दिया, इसकी वजह से आपको डिडक्शन क्लेम करना है। अब आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 80TTA के बारे में। ये 80TTA और TTB ये दोनों मिलता जुलता है, बस 80TTA और TTB में मामूली सा डिफरेंस है। जी हां, अगर आपके पास सेविंग बैंक है, सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो सबसे पहले आपको रिटर्न फाइल करते वक्त में वो इंटरेस्ट का टोटल पैसा जोड़ना है जो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आपको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, जो क्वार्टरली जनरली होता है, नहीं तो 6 महीने पे होता है, या जो भी आपकी बैंक की पॉलिसी है उस हिसाब से। इंटरेस्ट का टोटल जब आप करते हो और वो 10,000 से एक्सीड करता है
तो देखिए, अगर आप इंटरेस्ट का पैसा अपने रिटर्न में शो नहीं करते हो तो वो आपका ब्लैक मनी कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? ब्लैक मनी कहलाएगा। यानी कि जो भी आपके बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलता है, मैं एफडी की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं 80 टीटीए नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं, यानी कि सीनियर सिटीजन जो नहीं है, लेस देन 60 ईयर्स वाले के लिए 80 टीटीए है, लेकिन 60 और मोर के लिए जो है वो टीटीबी में डिडक्शन मिलता है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट में, यहां पर खासियत है टीटीए की, ये सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट को कवर करता है, सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट नहीं, बैंक या पोस्ट ऑफिस से। तो उस सिचुएशन में 10,000 तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। जी हां, 10,000 तक के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप टीटीबी में, अगर आप इंडिविजुअल हो प्लस रेसिडेंट हो प्लस सीनियर सिटीजन हो, 60 साल या उससे अधिक के हो, तो 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। वो भी यहां पर खासियत यह है कि 50,000 का जो डिडक्शन मिलेगा ना, वो आपको किसी भी डिपॉजिट पे मिलेगा, चाहे वो सेविंग हो या करेंट हो, ठीक है, या फिर आपका फिक्स डिपॉजिट हो, किसी भी एक तरह का अकाउंट में मिलेगा आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन। जी हां, इंटरेस्ट का डिडक्शन सीनियर सिटीजन को किसी भी तरह के अकाउंट में मिलेगा। जहां तक हम लोग बात करते हैं 80U के बारे में, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर बोलता है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर डिपेंडेंट को नहीं, स्पाउस को नहीं, खुद को डिसेबिलिटी, इनकम कमाने वाले को खुद डिसेबल पर्सन है और 80DD में डिडक्शन नहीं क्लेम करता है, वो बंदा रेसिडेंट है और इंडिविजुअल है, तो 80U में पूरा पैसा का डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा आप बुक लिखने के शौकीन हो तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलेगा, जो भी बुक से आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। लेकिन वो जो बुक होगा वो लिटरेचर, आर्टिस्टिक या फिर साइंटिफिक नेचर का होना चाहिए। तो अगर आप एक ऑथर हो, इंडिविजुअल हो और रेसिडेंट हो, तो 3 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हो 1 साल में, ठीक है, पर ईयर पर ऑथर, एक ऑथर। अगर आप ज्वाइंट ऑथर भी हो, को ऑथर भी हो, तो भी डरने की बात नहीं है, 3 लाख आपको भी मिलेगा, 3 लाख आपके ज्वाइंट ऑथर को भी मिलेगा, ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर किताब लिखा है तो। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर आपने कुछ जो है इन्वेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो भी आपको 3 लाख पर ईयर पर एसएससी करके डिडक्शन मिलता है। ये सारी कुछ बेसिक बातें मैंने डिडक्शन के बारे में बताई आपको, यहां तक कि आपकी डिडक्शन की कहानी है, मैंने पूरी बातें यहां पर बता दी है। जो भी चीजें आपके लिए रिलेवेंट है वो आप नोट कर लो और उसके बाद उसका डिडक्शन जरूर से क्लेम कर लो। उम्मीद करता हूं कि ये जो टाइम आपने दिया है वो आपको हर साल रिटर्न फाइल करते वक्त में या डिडक्शन क्लेम करते वक्त में काम आएगा, इसलिए इन सब सेक्शंस के बारे में थोड़ा आइडिया रखना आपके लिए जरूरी था। धन्यवाद।